सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन की क्लास में। आपकी फेवरेट क्लास होती है, हर सैटरडे को मैं इसको लाता हूँ। अब इस क्लास को क्यों लाता हूँ मैं? देखो, बहुत लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हमने कोचिंग तो पूरी कर ली है इंग्लिश की, लेकिन अभी भी नंबर नहीं आ रहे हैं। रीज़न क्या है? इंग्लिश सीखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कोचिंग करके रट्टे मार लेना सारे रूल्स के, ये तरीका कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। दूसरा तरीका है जिसमें एक भी रूल का रट्टा ना मारा जाए और हर चीज़ में लॉजिक समझा जाए इंग्लिश के अंदर। ये फुल प्रूफ मेथड होता है, इसके बाद इंग्लिश में कुछ रह नहीं जाता। मैं इसमें यकीन करता हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए इसी सेशन से मतलब इसी मेथड से मैं आपको अवेयर करवाता हूँ। तो आज भी वही करेंगे। मैं सेंटेंसेस पकड़ रहा हूँ द हिंदू के, उन सेंटेंसेस के हर वर्ड को ब्रेक करता हुआ जाऊँगा। जब वर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं ना तो वो खुद बोलते हैं सेंटेंस में एरर क्या है और कैसे एरर्स को दूर किया जाए। शुरू करें। देखिए, आज का पूरे सारे के सारे जो आपको सेंटेंसेस मिलेंगे द हिंदू के हैं, पुराने एडिटोरियल्स के, आज के 1 साल 2 साल पुराने, है ना। ये पहला सेंटेंस है अपना। पहले इसको करेंगे ट्रांसलेट सिंपल तरीके से, फिर इसको ब्रेक करेंगे और एरर्स को ढूंढेंगे, है ना। हिडन एरर्स बहुत सारी हैं इसमें। कह रहा है अमंग द मोर सीरियस ramification ऑफ द पैंडेमिक हैव बीन द फेयरली एक्सटेंसिव इवन इफ अनइंटेंडेड डिसरप्शन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। कह रहा है अमंग का मतलब होता है में से एक। कोई चीज़ें रखी हैं 3 4 5, है ना, उनमें से एक। कह रहा है कई सारे सीरियस रेमिफिकेशन में से एक है। रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस, आगे से आगे निकलने वाले नतीजों को बोला जाता है रेमिफिकेशन। कह रहा है जो बहुत ही गंभीर नतीजे निकल रहे हैं उनमें से, और किसके? इस पैंडेमिक के, इस महामारी के। कह रहा उनमें से रहा एक बहुत ही फेयरली एक्सटेंसिव। बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड या हर तरफ फैला हुआ, वाइडली स्प्रेड, ठीक है ना, एक जगह नहीं है, हर जगह है। तो कह रहा है बहुत ही ज़्यादा फेयरली एक्सटेंसिव, यहाँ तक कि वो अगर अनइंटेंडेड भी हो, बिना किसी इंटेंशन के हो, जानबूझ के ना भी किया हो। अच्छा, वो चीज़ क्या है? डिसरप्शन है हेल्थ केयर सर्विसेज का, जो डिस्टर्बेंस आ रही है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर सेंटेंस को ब्रेक करना है। कह रहे इस बीमारी के, इस पैंडेमिक के बहुत सारे सीरियस रेमिफिकेशंस हैं, सीरियस आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, है ना, इस पैंडेमिक के। उनमें से एक रहा है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव, और चाहे वो अनइंटेंडेड ना भी हो, सरकार ने जानबूझ करके ना भी किया हो, पर है वो बड़ा एक्सटेंसिव, है ना, बहुत ही हर तरफ फैला हुआ। और वो है क्या? डिसरप्शन जो आया है, डिस्टर्बेंस जो आई है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज में। हालत ये आज की डेट में, अगर आप कोविड पेशेंट हो तो शायद आपको एक बार बेड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको डायलिसिस करवाना है, आपको किडनी की बीमारी है, उसके लिए बेड नहीं मिलेगा। तो दूसरी बीमारियों पे डॉक्टर्स की बिल्कुल भी फोकस आज की डेट में नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के कुछ रूल्स हैं, आपको पता ही हैं। ऊपर आप कलर्स को देखें, नाउन सभी के सभी मिलेंगे ग्रीन कलर में, कंजंक्शन मिलेगी अगर आएगी तो येलो कलर में, वर्ब्स मिलेंगी रेड कलर में, है ना, एडवर्ब्स मिलेंगी पिंक कलर में, और ब्लू कलर में मिलेगा एडजेक्टिव। रूल नंबर 1 क्या है? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूरी होगा, एक तो होगा ही होगा, और कुछ हो ना हो, एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट जितने उतनी वर्ब्स तो होंगी ही होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स होने जरूरी हैं। रूल नंबर 3, ये जो डार्क ब्लैक हैं, ये डार्क ब्लैक कहलाते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूरी ही होगा। ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रीन वाले बन सकते हैं, नाउन प्रोनाउन जीरेंड, सब्जेक्ट भी यही बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी यही बनते हैं। 3 रूल पे चलो, ये पूरा सेंटेंस अभी आपके सामने बिखर जाएगा। अब मैं आपको बिखेर के दिखाता हूँ। आ जाओ। अमंग क्या होती है? प्रेपोजिशन। अमंग है, बिटवीन है, बिटवीन 2 के बीच में, अमंग 3 के बीच में, जनरल सा फॉर्मूला है ना। वैसे तो इस फॉर्मूला की एक्सेप्शन भी है, जनरल फॉर्मूला है 2 के बीच में बिटवीन, 2 से ज़्यादा के बीच में अमंग। अच्छा, अमंग और बिटवीन की खासियत क्या है? 2 या 3 तो होने ही चाहिए। अगर एक है तो गलत हो जाएगा, इसके बाद में कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता। 2 में से एक या 3 में से एक की बात करोगे ना, 1 में से एक क्या होता है? तो अमंग प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लेना है, इसका ऑब्जेक्ट है रेमिफिकेशन नाम का नाउन। पीछे ऐसा लगा दोगे, कॉमन नाउन है, प्लूरल भी हो जाएगा। रेमिफिकेशन का मतलब है रिजल्ट या आउटकम। अच्छा, रेमिफिकेशन किस टाइप के हैं भाई? ये रेमिटेशंस हैं बहुत ही सीरियस। सीरियस नाम का एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सीरियस को बोलते हैं गंभीर, है ना। अच्छा, कितने सीरियस हैं? ये है मोर सीरियस। सीरियस के आगे मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाया हुआ है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये द यहाँ पे क्यों लगा है कंपैरेटिव डिग्री के आगे? ये मैं लास्ट में बताऊंगा पूरे सेंटेंस के, है ना, आप खुद अपना दिमाग चलाओ। तो इतना अपना हो गया। अमंग प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट ले लिया इस रेमिफिकेशन नाम के नाउन को, इस नाउन को मॉडिफाई कर दिया इस एडजेक्टिव ने, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है मोर सीरियस हमने लिखा हुआ है। अब देखो, सब्जेक्ट तो अभी तक नहीं मिला, अभी अपने आगे चल रहे हैं।
ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, अगेन पैंडमिक। ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और आगे बढ़ो, वर्ब मिल गई हैव बिन, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्ब है लिंकिंग वर्ब। अब मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट के बिना तो वर्ब होती नहीं, सब्जेक्ट आपको अभी तक मिला नहीं। ये रेमिफिकेशन सब्जेक्ट बन जाता अगर ये प्रेपोजिशन अमंग से ना जुड़ा हुआ होता। ये पैंडेमिक सब्जेक्ट बन जाती अगर इस ऑफ प्रेपोजिशन से ना कनेक्टेड होती। लेकिन हैव बीन को सब्जेक्ट बनाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट अभी तक आया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इस हैव बीन का सब्जेक्ट अभी आगे आएगा। अब आगे बढ़ते जाओ। फेयरली एक्सटेंसिव इवन इफ अनइंटेंडेड। एक्सटेंसिव एक एडजेक्टिव है, अनइंटेंडेड एक एडजेक्टिव है। ये एक्सटेंसिव कितना है भाई, फेयरली। फेयरली मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, थोड़ा मोटा एक्सटेंसिव नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है ना। तो फेयरली इस एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, और अनइंटेंडेड जो एडजेक्टिव है ये मॉडिफाई हो रहा है इवन इफ नाम की एडवर्ब से। मैं दो एडवर्ब आपको बताता हूँ, इवन इफ और इवन एस। एक दो दिन में एक वीडियो करूंगा, इन दोनों को यूज़ करना सिखाऊंगा। इवन इफ का मतलब होता है यहाँ तक कि अगर। तो ये दोनों एडजेक्टिव इन दोनों एडवर्ब से मॉडिफाई हो गए। अब सवाल है लाख टक्के का, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, और ये दो एडजेक्टिव यहाँ पे क्यों अपना जो है बिना सब्जेक्ट के बिना किसी नाउन के आए हुए हैं। अब देखो इसके बाद मिला आपको नाउन डिसरप्शन। अब इसका आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए इस नाउन से। यही नाउन है जो तुम्हारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये है उसकी वर्ब। और इस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, पहला है एक्सटेंसिव, दूसरा है अनइंटेंडेड, है ना। वो वाली डिसरप्शन जो बहुत ज़्यादा है और वो वाली डिसरप्शन है जो जानबूझ करके नहीं की गई है। और प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट बन गया हेल्थ केयर सर्विसेज। समझ गए। एक एरर तो अभी पकड़ में आ गई होगी, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर अपने सारी एरर को एक एक करके ढूंढ के पकड़ेंगे, ठीक है। अमंग प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट रेमिफिकेशन, ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है इसको, ये एडवर्ब इसको मॉडिफाई कर रही है। द क्यों लगाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पैंडमिक। अच्छा, हैव बीन नाम की वर्ब मिली, मेन वर्ब मिल गई, लेकिन सब्जेक्ट कहीं मिला नहीं। सब्जेक्ट रखा था यहाँ पे ये वाला, ये किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस हैव बीन नाम की वर्ब से ही जुड़ा हुआ है। अब इस सब्जेक्ट को दो एडजेक्टिव से मॉडिफाई किया, एक तो एक्सटेंसिव, दूसरी अनइंटेंडेड ने। दोनों एडजेक्टिव अपनी अपनी एडवर्ब लेकर के बैठे थे। और हेल्थ केयर सर्विसेज ये पूरा कंपाउंड नाउन है, इसका मतलब होता है हॉस्पिटल का सारा नेटवर्क हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज, और ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर इतना। अब अपने आ जाते हैं इसमें, ढूंढते हैं एरर्स को। पहली एरर क्या मिली तुम्हें, हैव बिन अगर डिसरप्शन की वर्ब है तो ये हैव नहीं, ये होगा हैज़ बिन। अगर तुम सेंटेंस को ब्रेक नहीं करो ना तो तुम्हें कैसे भी नहीं पता लगे हैव बिन किसके लिए आया है। ब्रेक करते ही मालूम चला सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, हैव को काट के करूंगा हैज। मिल गई। दूसरी एरर, अमंग और बिटवीन अपने बाद में हमेशा नाउन्स लेते हैं। कैसे लेते हैं, प्लूरल नाउन्स। भाई एक से ज़्यादा होगा उसी में से अमंग निकलेगा ना, रेमिफिकेशन तो है ही अकेला। तो दिक्कत क्या है, इस रेमिफिकेशन के आगे एस होना चाहिए इस अमंग की वजह से। एरर नंबर 2। एरर नंबर 1 ये। तो तीसरी एरर क्या है, आपको अच्छे से समझाया हुआ है, फेयरली और एक एडवर्ब है रादर। रादर यूज होती है नेगेटिव चीज़ों के साथ, फेयरली यूज होती है पॉजिटिव चीज़ों के साथ में। अब डिसरप्शन नेगेटिव चीज़ है पॉजिटिव चीज़ है, सीधी सी बात है, बहुत नेगेटिव चीज़ है। डिसरप्शन मतलब डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस के लिए फेयरली का सिनोनिम यूज होगा नेगेटिव वाला, जो कि होता है रादर। तो रादर एक्सटेंसिव ना कि फेयरली एक्सटेंसिव। आई थिंक इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कैसे ब्रेक करना और कैसे एरर्स को निकालना है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स एक मेजर पोर्शन है, बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम या पीएससी एग्जाम्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन प्रिपरेशन सोर्स करियर्स क्लाउड ऐप। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे। कोर्सेज में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा। इसमें आपको डेली और वीकली पीडीएफ मिलती है सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की। और अच्छी बात यह है डेली वीकली तो मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहीं पे आपको टॉपिक वाइज भी सारे नोट्स मिल जाएंगे, डिफेंस का अलग, स्पोर्ट्स का अलग, एप्स का अलग, साइंस का अलग, हिंदी और इंग्लिश में। आप अपनी स्टेट के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, स्टेट का अगर करंट अफेयर्स आपको देखना है तो। हर रोज आपको 2 क्विज मिलते हैं, इन क्विजेस को आप अटेम्प्ट करें, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करें। वेयर के पैकेज में इंक्लूडेड है अच्छे लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स के क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस, खास करके बैंकिंग वालों के लिए। ये पूरा पैकेज है 499 का, करंट अफेयर्स प्लस में हाई लेवल पजल्स फॉर 1 ईयर। परचेज करते हुए YT10 कूपन कोड यूज़ करें, प्लस में गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं उनको भी यूज़ कर लेना। 499 की जगह 401 रुपये में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। चलिए एक चीज़ और बाकी थी, आपने पूछा था सर ये द क्यों यहाँ पे आता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है इसके आगे द क्यों लगाया जाए। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से बताया हुआ है, ऑफ उससे पहले कोई नाउन और उसके बाद में कोई नाउन, तो पहले वाले नाउन के आगे द को जो है लगाया जाए। अब देखो ऑफ आया, ऑफ के बाद में आया पैंडमिक,
इससे पहले आया रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन के लिए जो आर्टिकल आएगा वो उसकी एडवर्ब से पहले आएगा, उसके एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो इसलिए इस रेमिफिकेशन के लिए हमने द लगाया इस ऑफ के बाद में दूसरा नाउन होने की वजह से। आर्टिकल की वीडियो में कर चुके हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सेंटेंस नंबर 2 इसी तरीके से आगे बढ़ना है, पहले ट्रांसलेशन और फिर सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। द गवर्नमेंट्स डिसीजन बैनिंग foreign direct investments throughout the automatic route from neighboring countries those share a land border with India have risen eyebrows। कह रहा सरकारी डिसीजन जो है, सरकार का जो फैसला है, अच्छा कौन सा वाला भाई, जो बैन कर दे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को, विदेशों से निवेश को। अच्छा किसके जरिए, इस रूट के जरिए, ऑटोमेटिक रूट के जरिए। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, जिसमें सरकार की परमिशन ना लेनी पड़े, सीधे सीधे शेयर बाजार के थ्रू ही आप इन्वेस्ट कर पाएँ दूसरे देशों में। और कहाँ से, ये जो आएगी नेबरिंग कंट्रीज से, आस पड़ोस के देशों से। कौन से देश, जो सारे के सारे, अब देखो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो दोस्त जो शेयर करते हैं एक लैंड बॉर्डर को भारत देश के साथ। कह रहा है इस डिसीजन ने उठा दिया है आईब्रोज को, भौहें तनवा दी हैं। रेज आईब्रो का मतलब होता है, या राइज आईब्रो जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब है लोगों को हैरान करना, या लोगों को सचेत करना। जब आपकी आईब्रोज खड़ी हो जाती हैं तो मतलब किसी चीज़ की तरफ आप, कोई ख़राब चीज़ है उसके लिए या तो आप हैरान हो रहे हो, या उसको देख करके आप थोड़े से कॉशियस या सचेत हो रहे हो। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ ब्रेक कर लेते हैं। एरर्स है भर भर के, है ना, तुम ढूंढने वाले बनो। काम क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर ढूंढनी है उसकी वर्ब, और सारे प्रेपोजिशन को एक एक ऑब्जेक्ट दे देना है, बस काम खत्म। अब मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये गवर्नमेंट भी एक नाउन है, डिसीजन भी एक नाउन है, लेकिन इस नाउन के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अगर किसी नाउन का हम पजेसिव बना दें या किसी प्रोनाउन का भी बना दें, वो कहलाता है एडजेक्टिव। भाई डिसीजन किसका, मेरा भी हो सकता था, सरकार का लिखा हुआ है, तो ये डिसीजन के बारे में बताने वाला एक एडजेक्टिव है, पजेसिव नाउन। तो पहला आपका नाउन मिला आपको सेंटेंस में डिसीजन, जो कि एक कॉमन नाउन भी है, एस इसके आगे लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये डिसीजन हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये एडजेक्टिव ने इसको कर दिया मॉडिफाई। अब मुझे बताओ ये डिसीजन के आगे बैनिंग क्या है। बैन तो एक वर्ब होती है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। मैंने इसको लाल कलर नहीं दिया, इसको दिया मैंने एडजेक्टिव वाला ब्लू कलर। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तभी बनेगी जब उसके पहले इज हो, आर हो, एम हो, वॉज हो, वर हो। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जीरेंड है या पार्टिसिपल है। जीरेंड बनने के लिए इसको सब्जेक्ट बनना पड़े या ऑब्जेक्ट बनना पड़े। सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल गया, सब्जेक्ट ये बन नहीं सकता। अब इसके पास एक ही इलाज है पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनने का। लॉजिक से चलो, हर सवाल पूछो, हर वर्ड से सवाल पूछो, तो क्या है, तो क्या बन सकता है, संभावनाएं क्या क्या हैं। तो इसके पास एक ही संभावना बची है एडजेक्टिव बनने की, वो डिसीजन जो बैन कर देता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। समझ गए ना, मेन वर्ब नहीं बन सकता, इज एम आर नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ो, बैन किसको करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। पूरा एक नाउन है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इस बैनिंग नाम के एडजेक्टिव का पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। किसी भी वर्ब से अगर कोई नाउन व्हाट या हुम का रिप्लाई कर दे, वो नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बैन क्या करना है भाई, व्हाट टू बैन, बैन करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ये बन गया ऑब्जेक्ट। थ्रू आउट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है जरिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रूट नाम का नाउन कॉमन नाउन है, पीछे एस लगा सकते हो। और रूट कैसा, ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से होने वाला है ना, ऑटोमेटिक एडजेक्टिव है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नेबरिंग कंट्रीज। देखो नेबरिंग पड़ोस वाली एक एडजेक्टिव है, कंट्रीज एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा कौन सी कंट्रीज भाई, ये पूरा है एडजेक्टिव क्लोज। दोज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। समझे मेरी बात को, कंट्रीज को एंटीसीडेंट मान करके इस एडजेक्टिव क्लोज को हमने लगाया। वो वाली कंट्रीज जो कि शेयर करती हैं एक लैंड बॉर्डर को भारत देश के साथ। तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। ध्यान देना, सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब अभी तक नहीं मिली है। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब है, वर्ब नंबर 2 शेयर। कंट्रीज एंटीसीडेंट है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस नहीं लगा रहे। शेयर किसको करते हैं, लैंड बॉर्डर को। व्हाट का रिप्लाई दिया, ये बन गया ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। विद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है भारत, एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो अब मिली है वर्ब हैव रीजन। ये था सब्जेक्ट, इसको वर्ब तुमने दे दी सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1। और क्या उठा दिया है, राइज करने का मतलब होता है उठना है, उठाना। तो उठा दिया है आईब्रोज को, भौहों को। समझ गए, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये है उसकी वर्ब नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 2 रिलेटिव क्लोज का, इसकी वर्ब नंबर 2 है शेयर।
इसने एंटीसीडेंट लिया हुआ है कंट्रीज़ को। इस राइज वर्ब का ऑब्जेक्ट है आईब्रोज। ये गवर्नमेंट्स जो है इस डिसीजन को, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और डिसीजन वो वाला है जो बैन करने वाला है, ये भी एक एडजेक्टिव है, डिसीजन को मॉडिफाई कर रहा है। बैन किया हुआ एफडीआई को इस एडजेक्टिव ने, इस पार्टिसिपल ने इस एफडीआई को लिया हुआ अपना ऑब्जेक्ट। थ्रू आउट प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ रूट, और रूट है ऑटोमेटिक, इस एडजेक्टिव ने रूट को मॉडिफाई कर दिया। फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंट्रीज, कंट्रीज है पड़ोस की, पड़ोस वाली कंट्री जो है पड़ोस बन गया एडजेक्टिव। बाकी आपके सामने विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंडिया। अब आ जाए एरर्स पे। मोटी मोटी एरर क्या मिली भाई, डिसीजन की वर्ब हैव रीजन नहीं हो सकती। सेंटेंस को ब्रेक करो और ब्रेक करके आपने देख लिया डिसीजन है सिंगुलर, अगर ये एस लगा होता तो हैज़, यहाँ पे हैव आ सकता है, एस तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको बना दूंगा हैज़। एरर नंबर 1। अब एरर नंबर 2 ढूंढें। चलो अब अच्छी अच्छी एरर्स हैं, अलग से लेकर के मुझे स्लाइड्स पे आपको पढ़ाना पड़ेगा। आ जाओ एक सेकेंड। 2 प्रेपोजिशन है थ्रू आउट और थ्रू, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होती हैं अगर आप बोलने में बात करो या लिखने की इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करो। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में दोनों के डिफरेंस है मीनिंग के अंदर बहुत बड़े बड़े। थ्रू और थ्रू आउट को मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए थ्रू का मतलब होता है एक पार से दूसरे पार। जैसे आप नदी है उसको आप पार कर गए, जैसे गोली है किसी की छाती पार कर गई, जैसे आप किसी सुरंग को पार कर गए, कोई कार जो है किसी ब्रिज को पार कर गई, समझ गए ना, अंदर से घुस के दूसरी साइड चले जाना, उसको कहते हैं थ्रू। तो पहला काम होता है इस प्रेपोजिशन का ये। दूसरा थ्रू का मतलब होता है वाया। वाया मतलब किस चीज़ से, किस जरिए से कौन सा काम हो रहा है ना। भाई पैसे आ गए थ्रू एनईएफटी, एनईएफटी के जरिए पैसे आए हैं, समझ गए ना मेरी बात को। थ्रू या वाया जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं दूसरे वाले मीनिंग में। और तीसरा थ्रू का मतलब होता है दौरान, शुरू से लास्ट तक। अगर कोई टाइम ड्यूरेशन है 1 घंटे की, 2 घंटे की, अगर आप उसमें शुरू से लास्ट की बात कर रहे हो ना, तब भी आप थ्रू को यूज़ कर पाएंगे। अब दूसरी प्रेपोजिशन है थ्रू आउट। इसका सीधा सा मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर। इसका एक साइड से दूसरी साइड या वाया से कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरा इसका मीनिंग है पूरी ड्यूरेशन के दौरान। अगर आप इस मीनिंग की बात करो तो थ्रू और थ्रू आउट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बस इसी चक्कर में लोग जो है इनको सब जगह सिनोनिम मान लेते हैं, समझ रहे हो। थ्रू और थ्रू आउट जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो तभी, बाकी जगह पे इनका मीनिंग अलग अलग है। प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे। सक्सेस इज़ पॉसिबल थ्रू या थ्रू आउट हार्ड वर्क। सक्सेस पॉसिबल है हार्ड वर्क के जरिए। जरिए का मतलब है वाया। वाया के लिए अपने पास प्रिपोजिशन है थ्रू, तो सक्सेस इज़ पॉसिबल थ्रू, ना कि थ्रू आउट हार्ड वर्क। समझ गए ना मीनिंग कैसे इनका अलग है। यहाँ पे वाया या जरिए की बात हो रही है, जरिए के लिए थ्रू नाम की प्रिपोजिशन को यूज़ करें। वैसे ही द बुलेट वेंट थ्रू या थ्रू आउट हिज हार्ट, गोली उसके दिल के आर पार निकल गई, वन साइड से अदर साइड पे, समझ गए ना। एवरीवेयर नहीं, हार्ट में, दिल के आर पार। आर पार के लिए थ्रू नाम की प्रिपोजिशन को यूज़ करें। थ्रू आउट यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, ये थ्रू सही है। द पैंडमिक हैज़ स्प्रेड थ्रू या थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया, पैंडमिक जो है महामारी है पूरी दुनिया में फैली है, जरिए नहीं फैली है दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं फैली है, एक साइड से दूसरी साइड में नहीं गई है। ये पैंडमिक पूरी दुनिया में एवरीवेयर फैली है। यहाँ पे थ्रू नहीं यूज़ करूँगा, थ्रू आउट। समझ गए ना। तो इस तरीके से दोनों में आप फ़र्क करना सीखें। अब इसको लगा कर देखें इस लॉजिक को। यहाँ पे ये डिसीजन जो आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बैन करने का, ये आया है ऑटोमेटिक रूट के जरिए, इस रास्ते से आया है, वाया दिस रूट आया है। वाया के लिए आप यूज़ करेंगे थ्रू को, ना कि थ्रू आउट को। समझ गए। तो ये प्रेपोजिशन का डिफरेंस है, दिमाग में बिठा लो। अब तीसरी वाली एरर है, ये तो सबको पकड़ में आ जानी चाहिए थी जिन्होंने बेसिक ग्रामर पूरी कर ली है। ये कूल एरर है। इसको कूल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़े ना, उनको एक एरर कभी समझ ही नहीं आएगी। देखो दैट का प्लूरल होता है दोज, लेकिन दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कोई प्लूरल नहीं रखता। रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, हु, विच, हुम, है ना, व्हाट है, इनकी कोई प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। दैट है तो दैट ही है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ठीक है। द स्टूडेंट दैट या दोज कम्स लेट विल बी पिनलाइज्ड। वो वाला स्टूडेंट जो लेट आता है उसको पिनलाइज किया जाएगा, उस पर फाइन लगेगा या उसको सज़ा मिलेगी। अब स्टूडेंट के लिए हमने रिलेटिव क्लोज लगाया जो कि लेट आता है। स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है, वर्ब भी सिंगुलर लगाइए, बिल्कुल ठीक है। और स्टूडेंट के लिए मैं चूज़ करूँगा रिलेटिव प्रोनाउन दैट को, ठीक है। स्टूडेंट तो सिंगुलर है, दैट को लगा दिया। अब इसको देखो, द स्टूडेंट्स दैट या दोज कम लेट विल बी पिनलाइज्ड। वो वाले स्टूडेंट्स जो लेट आते हैं उनको पिनलाइज किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हो गए एक से ज़्यादा। रिलेटिव क्लोज की एंटीसीडेंट है प्लूरल, तो वर्ब आ गई प्लूरल। यहाँ देखा पीछे एस लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ।
अब वर्ब प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन को भी प्लूरल कर दें, लेकिन ध्यान देना दैट का दोज रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी नहीं बनाता। रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल में दैट ही रहेगा, यहाँ भी मुझे दैट को ही यूज़ करना है। समझ गए मेरी बात को? अब इसको देखो, द स्टूडेंट्स दैट या दोज कमिंग लेट विल बी पिनलाइज्ड। स्टूडेंट्स जो लेट आते हैं उनको पिनलाइज किया जाएगा। यहाँ पे रिलेटिव क्लोज आएगा ही नहीं। ये कमिंग एक वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। वर्ब के एनजी फॉर्म बिना इज, एम, आर, वॉज, वर के आई हो तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। रिलेटिव क्लोज तो तब बनता मेरे भाई जब कोई वर्ब रखी होती, जैसे यहाँ रखी है। ये मेन वर्ब बन नहीं सकती। अब इस केस में क्या करना है, दैट या दोज दोनों को ही निकाल दो, सीधे लिख दो स्टूडेंट्स कमिंग लेट विल बी पिनलाइज्ड। ऐसे ही आप इन सेंटेंसेस को भी बना सकते हो। कार्स के लिए भी दैट आएगा, दोज नहीं आएगा। और यहाँ पे रनिंग, देखो कार जो डीजल पे रन करती हैं बहुत पावरफुल होती हैं लेकिन धीमी होती हैं, तो कार्स के लिए आप रनिंग लगा रहे हो तो दैट दोज दोनों को निकाल दो, रनिंग को एडजेक्टिव बना दो कार का। और अगर आप रन लगाते हो तो दैट ही यूज़ करो, कार्स के लिए भी दोज नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कंट्रीज़ के लिए दोज कैसे लग गया? वो वाली कंट्रीज़ जो लैंड बॉर्डर को शेयर करती हैं। आपको लगा भाई कंट्रीज़ बहुत सारी हैं तो दोज लगा देता हूँ। ध्यान दे लेना, वर्ब लगी हुई है, रिलेटिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता। अब दो काम कर सकते हो आप। पहला काम है दोज को काट के लिख दो दैट, एक नंबर तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या, इस दोज को यहाँ से निकाल दो और शेयर की जगह लिख दो शेयरिंग, इसको बना दो एडजेक्टिव। तो कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर, ये भी ठीक है। और कंट्रीज दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर, ये भी सही है। अच्छा ये बताओ सारी एरर्स हो गई क्या? भाई एक एरर तो मिली ये वाली नंबर 1, दूसरी एरर मिली ये वाली नंबर 2, तीसरी एरर मिली हैव वाली नंबर 3। अभी भी कोई एरर दिख रही है क्या? चलो चौथी एरर और है। बच्चे मत बना करो, सारी ग्रामर कर चुके हो तुम। राइज और रेज नाम की वर्ब के बीच का डिफरेंस अच्छे से करवाया हुआ है, आना भी चाहिए। राइज का मतलब होता है उठ खड़े होना खुद, और रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को उठा देना, किसी चीज़ को उठा देना, खुद को नहीं किसी चीज़ को। तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म रीजन। रेज की रेज्ड और रेज्ड, दोनों में टेक्निकली ये फ़र्क है, आप खुद खड़े हो रहे हो तो आपका कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। राइज वर्ब अपना कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी और रेज वर्ब हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट रखेगी। तो दोनों तरीके से देख लो, चाहे मीनिंग से चाहे ग्रामर से, आपको पता लग जाएगा कौन सी वर्ब लगानी है। द सन रेजिज या राइजिज इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में, मतलब जो है पूर्व में उदय होता है। अब सन खुद उदय होता है ना, या सन को कोई उठाता है? सन तो किसी चीज़ को उठाता नहीं है, सन खुद आता है ईस्ट में। तो खुद आने के लिए हमें राइज नाम की वर्ब रखी हुई है। राइज की फर्स्ट फॉर्म है राइज और इसके आगे एस लगाएंगे, हम बोलेंगे सन राइजिज इन द ईस्ट। दूसरी निशानी क्या है, मान लो रेजिज लगाते तो रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। इन द ईस्ट, ये तो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ईस्ट। समझे मेरी बात को? ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ से भी पता लग गया राइजिज आएगा। मीनिंग से देखा, वहाँ से ही पता लग गया राइजिज आएगा, किसी को उठाया नहीं गया। नो स्टूडेंट रोज या रेज्ड हिज या हर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं उठाया अपने हाथ को सवाल का जवाब देने के लिए। भाई हाथ को उठाना है, हैंड नाम का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है रेज, सेकंड फॉर्म को यूज़ करूँगा रेज्ड, है ना। और मीनिंग के हिसाब से जाओ, रेज का मतलब होता है खड़ा करना। किसी भी स्टूडेंट ने नहीं खड़ा किया अपने हाथ को आंसर करने के लिए क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट देख लो और चूज़ कर लो कौन सी लगाओगे, ऑब्जेक्ट वाली या बिना ऑब्जेक्ट वाली। द डिसीजन हैज़ रेज या रीजन आईब्रोज। इस डिसीजन ने उठा दी हैं सबकी भौहें। डिसीजन ने उठा दी हैं भौहें नाम का, आईब्रो नाम का आपके पास एक जो है ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होगी हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेज्ड। तो रीजन नहीं आएगा, क्या आएगा? रेज्ड। अगर ऐसा है तो मेरे भाई यहाँ भी रीजन को निकाल के आओ और इसकी जगह लगाओ रेज्ड। सब कुछ लॉजिक से करना है। इंग्लिश बहुत आसान है अगर तुम्हारे अंदर इरादा है सीखने का तो, है ना। और अगर मैथ्स कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया पजल बना सकते हो, तो इंग्लिश में क्या दिक्कत है तुम्हें। लास्ट सेंटेंस करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ठीक है। देयर ऑलवेज हैव बीन अनईज ओवर द फैक्ट that there is a thin line that divides the state sector from private enterprise in China, and equipments produced by several Chinese companies trace linkages back to the People Liberation Army, है ना, चाइना की आर्मी को बोलते हैं PLA। कह रहा हमेशा से ही परेशानी रही है, अनईज रही है। अनईज का मतलब होता है परेशानी, और किसके ऊपर? इस फैक्ट के ऊपर, इस तथ्य के ऊपर। फैक्ट क्या है कि एक थिन लाइन है, एक बहुत ही पतली सी महीन सी रेखा है। कौन सी रेखा है? जो डिवाइड करती है स्टेट सेक्टर को वहाँ की प्राइवेट एंटरप्राइज से, प्राइवेट सेक्टर से। और कहाँ के भाई?
चाइना के। तो सारी दुनिया को एक ही परेशानी है कि चाइना में कौन सी कंपनी सरकारी है और कौन सी प्राइवेट है, किसी को नहीं पता। आप प्राइवेट कंपनी सोच करके उनके साथ व्यापार कर रहे हो और पता लग रहा है सारी इन्फॉर्मेशन चाइना की सरकार आपसे ले जा रही है। और कह रहे जो इक्विपमेंट्स है ना, जो उपकरण हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा, वो ट्रेस करते हैं, वो ढूंढते हैं अपने लिंक को, अपने नाते को, और पीछे की तरफ किससे, जो है पीपल लिबरेशन आर्मी से। इसकी फुल फॉर्म देख लेना, चाइना की आर्मी को बोलते हैं PLA। तो ये दिक्कत भी है कि वहाँ से आपने राउटर मंगवाया और वो राउटर जो है चाइना की आर्मी का प्रोड्यूस किया हुआ था, या उसमें कुछ सेंसर लगे हैं कि चाइना की आर्मी को पता लग गया उस राउटर से क्या काम किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहाँ से आते हैं और उनका लिंक होता है PLA के साथ। समझ गए? आ जाओ, इसको ब्रेक करते हैं। देखो देयर क्या होती है, एडवर्ब होती है। देयर का कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है इंग्लिश में सिवाय एडवर्ब के। अगर ये एडवर्ब है तो सब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी ये शुरू में आकर के सब्जेक्ट का काम कर जाती है। इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, एक राजा हुआ करता था। समझ गए ना? तो इस तरह से देयर से सेंटेंस को शुरू कर सकते हो। अब इस बात का सार ये है कि देयर जो है ना, देयर ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो इसके हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आएगी। अब देखो देयर है आपकी एडवर्ब, ऑलवेज है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सा काम कितनी बार होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हैव बीन है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वर्ब। अब वर्ब के बाद में रखा हुआ है उसका सब्जेक्ट। तो देयर की निशानी क्या है, जो भी इसके बाद वर्ब आएगी उसका सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल इमीडिएटली बाद में रखा होगा। समझ गए? तो ये हो गई आपकी वर्ब, ये होगी एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको आप डमी सब्जेक्ट भी मान सकते हो। ये वर्ब को मिल गया आपका सब्जेक्ट अनईज नाम का। ओवर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट फैक्ट। अब दैट लग गई कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद में ये देखो मैंने येलो कलर देना था, देना भूल गया है ना। दैट कंजंक्शन के बाद में आएगा क्लोज नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। लेकिन अगेन देयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस। अगर ऐसा है तो ये जो वर्ब है ये वर्ब नंबर 2 है, और इसका सब्जेक्ट है थिन लाइन, ये वाला सब्जेक्ट नंबर 2। समझ गए ना? दोनों ही क्लोज देयर से शुरू हो रहे हैं। वर्ब जो है उनके बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है। ये वर्ब 1 सब्जेक्ट 1, ये वर्ब 2 और सब्जेक्ट 2। लाइन कैसी है, बहुत थिन है, ये थिन इस लाइन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो लाइन के लिए रिलेटिव क्लोज आया है, दैट डिवाइड्स द स्टेट सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन चाइना। समझ गए? ये वो वाली लाइन है, वो वाली रेखा है जो बांटती है स्टेट सेक्टर को, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट एंटरप्राइज से चाइना के अंदर। तो इस दैट ने एंटीसीडेंट लिया इस लाइन को, वर्ब लिया इसीलिए सिंगुलर, सब्जेक्ट नंबर 3, वर्ब नंबर 3। डिवाइड किसको करता है, स्टेट सेक्टर को। स्टेट सेक्टर हो गया इस डिवाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एंटरप्राइज नाम का नाउन। प्राइवेट जो है इस एंटरप्राइज नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। इन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है चाइना। अब देखो लगा है एंड। देखो अब यहाँ पे एंड के बाद में क्लोज नंबर 3 शुरू होने के पूरे चांस हैं। ये था क्लोज नंबर 1, ठीक है। इस दैट के बाद में ये शुरू हो गया वर्ब नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। ये था क्लोज नंबर 3, इस लाइन के लिए रिलेटिव क्लोज आया था सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3। अब एंड के बाद में सब्जेक्ट नंबर 4 आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि एंटरप्राइज चाइना और इक्विपमेंट में नहीं है। इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इक्विपमेंट्स नहीं है, ये इक्विपमेंट सब्जेक्ट नंबर 4 है। चाइना और इक्विपमेंट आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अब देखो इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। मैं इसको एक एडजेक्टिव मान रहा हूँ, आगे बताऊंगा एडजेक्टिव क्यों है, ठीक है। इक्विपमेंट कौन से, जो प्रोड्यूस किए गए थे बाय किसके द्वारा, बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कंपनीज। और कंपनियां कौन सी, सेवरल और चाइनीज। चाइनीज भी कंपनी को मॉडिफाई कर रहा है और सेवरल चाइनीज कंपनीज नाम के पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे वर्ब आई है ट्रेस। इक्विपमेंट्स की वर्ब है ट्रेस, प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है ट्रेस। यहाँ से मुझे पता लगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म नहीं थी, क्योंकि अगर ये वर्ब इसकी बन जाती तो इस ट्रेस को किसकी वर्ब बनाते, समझे मेरी बात को। तो यहाँ से इक्विपमेंट की वर्ब तो हो गई सेट ट्रेस, और ये प्रोड्यूस्ड बन गया V3, एक एडजेक्टिव, बाय भी लगा हुआ इसके बाद में दूसरी निशानी। अब लिंकेज को ट्रेस किसको करते हैं, लिंकेज को। लिंकेज एक नाउन है और बैक कहाँ तक करते हैं, टू द PLA। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है PLA। बैक एक एडवर्ब है, कहाँ तक लिंक होता है, पीछे तक लिंक होता है, बैक एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ गए? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2, बीच में आया दैट नाम का एक एड जो है कंजंक्शन। सब्जेक्ट नंबर 3 रिलेटिव क्लोज, वर्ब नंबर 3 डिवाइड्स। सब्जेक्ट नंबर 4 एंड के बाद इक्विपमेंट्स, वर्ब नंबर 4 ट्रेस, ठीक है। अब बाकियों को जोड़ लो, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
ओवर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फैक्ट, लाइन जो है इसका सब्जेक्ट हो गया और डिवाइड कर दिया स्टेट सेक्टर को, स्टेट सेक्टर इस डिवाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम का ऑब्जेक्ट हो गया एंटरप्राइज, प्राइवेट ने एंटरप्राइज को मॉडिफाई कर दिया एडजेक्टिव ने। इन का ऑब्जेक्ट हो गया चाइना प्रॉपर नाउन। इक्विपमेंट्स के लिए एडजेक्टिव आया प्रोड्यूस्ड, कौन से इक्विपमेंट्स जो प्रोड्यूस किए गए थे, एडजेक्टिव बाय लगा हुआ बाद में इसकी निशानी भी है, किसने प्रोड्यूस किए, बाय चाइनीज कंपनीज। सेवरल चाइनीज दोनों ने मॉडिफाई कर दिया कंपनीज को। ट्रेस कहाँ तक हुआ, बैक तक हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ट्रेस किसको किया, लिंकेज को, व्हाट का रिप्लाई देने वाला ट्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की। समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस में ढूंढते हैं अपने क्या एरर्स को। देखो अनईज को गिना नहीं जा सकता। अनईज का मतलब क्या होता है, परेशानी, किसी चीज़ को लेकर के आपकी बेचैनी। अब गिन के दिखाओ बेचैनी को, भाई आज मेरी 2 बेचैनी है, आज मुझे 4 बेचैनी हो रही है, कल तो 15-15 बेचैनी थी, मैंने 2 गोलियां खाई है ना बेचैनी को दूर करने की। बेचैनी बेचैनी होती है यार, कितनी गिनोगे इसको, गिन नहीं सकते ना। तो अनईज एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ऐसा है अनईज को अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही मेजरली यूज़ करते हैं तो अनईज के लिए वर्ब आएगी सिंगुलर। अब देखो इसकी वर्ब है हैव बिन। एरर नंबर 1 क्या है, हैव की जगह आपको लगाना चाहिए हैज़ बिन। अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन दोनों ही अपने बाद या अपने पहले जो भी वर्ब लेंगे उसको लेंगे सिंगुलर फॉर्म में, अनकाउंटेबल और जो है दूसरे वाले सिंगुलर नाउन्स के लिए। तो यहाँ पे हैज़ आ गया एरर नंबर 1। अब दूसरी एरर क्या है, दूसरी एरर अपने यहाँ नहीं समझ पाएंगे। आ जाओ जरा साइड में। एडवर्ब की वीडियो में समझाया था एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। तो जनरल एडवर्ब होती है, देखो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी बताए कौन सा काम कितनी बार होता है। मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, वो कभी कभी मंथ में एक बार जो है मूवी देखती है। हम डेली इस काम को करते हैं। ओकेजनली हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, कभी भी नहीं वो जो है मेहनत करती है। ये सारी की सारी जो है किसी चीज़ के काम के होने की फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब्स हैं। 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है जनरल, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, हार्डली और बेयरली। दूसरी होती है डेफिनिट, जो कि आपको बता दे कौन सा काम कब होता है, रोज़ होता है, एवरीडे होता है, महीने में होता है, वीकली होता है, ईयरली होता है। तीसरा होता है रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफ्टन। एडवर्ब की वीडियो में सीख चुके हो। इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, जनरल वाली का ध्यान रखना है। डेफिनिट वाली को चाहे तो क्लोज के लास्ट में लगा दो, डेफिनिट वाली को तो क्लोज के लास्ट में लगाना है। ये तीसरी वाली जो है क्लोज के लास्ट में भी आ सकती है, मेन वर्ब से पहले भी आ सकती हैं। लेकिन जनरल वाली है ना, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आएगी। सिर्फ इतना याद रख लो, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जनरल जो हैं मेन वर्ब से पहले आती हैं, ये वाली 5, और इनको अगर आप छोड़ दो तो बाकी वाली हमेशा क्लोज के लास्ट में लगाई जाए जहाँ पे क्लोज खत्म हो रहा है। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देख लेते हैं, है ना। 3 सेंटेंस है आपके सामने। अ पुअर वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स ऑलवेज। एक पुअर वर्कमैन जो होता है, पुअर जो कारीगर होता है, हमेशा अपने उपकरणों को, अपने टूल्स को जो है ब्लेम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब मुझे बताओ ऑलवेज की पोजीशन क्या है, क्लोज के लास्ट में। ऑलवेज है जनरल एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। क्या करें, जनरल एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब है ब्लेम्स, तो यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो। अ पुअर वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। अब आगे बढ़ो। सक्सेस इज ऑलवेज, हैज़ बीन ऑलवेज अचीव थ्रू डिटर्मिनेशन। सक्सेस हमेशा ही डिटर्मिनेशन के थ्रू मिली है, पक्के इरादे के थ्रू मिली है। अब ध्यान देना, अचीव्ड मेन वर्ब है और उससे पहले ऑलवेज रखा हुआ है। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कहता है, बिन और नोट कभी भी ऑलवेज से पहले नहीं आएंगे, बाद में ही आएंगे। अगर ऐसा है तो आप जो इससे पहले रख रहे हो ना, इस बिन को भी इसको ऑलवेज के बाद में रखें। मेन वर्ब से पहले तो आएगा ऑलवेज, लेकिन बिन के बाद में बिल्कुल नहीं आएगा, बिन से भी पहले आएगा। तो आप बोलेंगे सक्सेस हैज़ ऑलवेज बिन अचीव थ्रू डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। हैज़ और बिन के बीच में आ जाएगा ऑलवेज। तीसरा है लिंक वर्ब के बाद में आएगा हर सजेशंस ऑलवेज आर इम्प्रैक्टिकल। उसके सजेशंस हमेशा इम्प्रैक्टिकल होते हैं। आर लिंक वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब अकेली आई हुई है। इस केस में मेन वर्ब से पहले मत रख देना, लिंक वर्ब हमेशा बाद में लेती है इन सभी को। तो हर सजेशंस आर ऑलवेज इम्प्रैक्टिकल। समझ गए। अब यहाँ मुझे बताओ, हैव बिन, इस हैव और बिन के बीच में ऑलवेज को लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? समझे मेरी बात को। अगर हैव बिन, हैज़ बिन, हैड बिन मिल जाए, बिन के इमीडिएटली पहले ऑलवेज को रखा जाए, तो देयर हैव ऑलवेज बिन अनईज, हैव नहीं हैज़ कर देना इसको, हैज़ ऑलवेज बिन अनईज ओवर द फैक्ट। क्लियर हो गया। ऑलवेज की पोजीशन को हैज़ और बिन के बीच में एडजस्ट करना था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। अब देखो एरर इसमें सारी हो गई है। अब एक हाई लेवल की एरर है, मेरी इच्छा थी पहले आप खुद उसको ढूंढो, लेकिन मैं अब आपको बता ही देता हूँ। मैंने फटाफट स्लाइड्स तैयार की हैं वीडियो को रोक करके, क्योंकि ऐसे बताऊँगा नहीं ना तो आपको पता ही नहीं लगेगी।
कई ऐसे नाउन्स हैं जो देख करके आपको लगते हैं गिने जा सकते हैं, लेकिन गिने एक्चुअल में नहीं जाते हैं। कपड़े को नहीं गिन सकते हो, वो वाला कपड़ा जो कि सिलने के लिए भी बाकी है ना। ऐसा कपड़ा जिससे आप सफाई वफाई करते हो, है ना, पहनने वाले कपड़े को आप गिन सकते हो, लेकिन इस वाले कपड़े को, कपड़े के टुकड़े को नहीं गिन सकते। न्यूज़ है, कांच है, ग्लास, इक्विपमेंट है, पेपर है, एडवाइस है, ब्रेड है। इनको गिनना मतलब इंग्लिश में पाप करने जैसा है। कैसे? ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड वो पूरे एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड 1 किलो हो सकती है पूरी की पूरी इकट्ठी, जो है उसका गट्ठर। जो आप घर पे लाते हो ना, वो ब्रेड के स्लाइस होते हैं, टुकड़े होते हैं वो ब्रेड्स के। तो आप ब्रेड उनको बोल दो मैंने 2 ब्रेड खाई, 5 ब्रेड खाई, लेकिन ब्रेड तो एक मास नाउन है। ये सारे के सारे नाउन्स ऐसे ही मटेरियल नाउन्स हैं, ठीक है ना। द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 ब्रेड्स। गरीब लड़के के पास महज 2 ही ब्रेड्स थी। हिंदी में ठीक है, लेकिन इंग्लिश में गलत है। 2 ब्रेड्स नहीं, आप लिखोगे 2 पीसेस ऑफ ब्रेड का एस निकाल देना, ऑफ ब्रेड, है ना। इनको प्लूरल भी नहीं बनाना है। द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनर। बच्चे ने एग्जामिनर से कुछ पेपर्स मांगे, है ना, एक्स्ट्रा पेपर्स मांगते हैं ना। तो सम पेपर्स नहीं, सम पीसेज ऑफ पेपर। तो इन सब के आगे आप पीसीज लगाएं जब भी आपको इनको प्लूरल बनाना हो, और इनके आगे का एस हमेशा निकाल दें। पीसीज ऑफ पेपर, पीसीज ऑफ ब्रेड। ग्रैंडपा गेव हिम 3 वैल्यूबल एडवाइसेस। दादाजी ने उसको 3 वैल्यूबल एडवाइसेस दी, बहुत ही कीमती उसको सलाहें दी। एडवाइस के आगे का एस निकाल दें, और 3 पीसीज ऑफ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ 3 पीसीज ऑफ एडवाइस, एस को निकाल देना। वैसे ही ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड इन ऑक्शन। सारे के सारे जो इक्विपमेंट है ऑक्शन में बेचे जाएंगे। ऑल ऑफ दीज पीसीज ऑफ इक्विपमेंट आर टू बी सोल्ड इन ऑक्शन। तो इक्विपमेंट के आगे भी ऐसा नहीं आता, वर्ब भी आएगी सिंगुलर तो इज लगाना। अब पीसीज लग गया तो आर लग जाएगा, अगर इक्विपमेंट अकेला होता तो इज आता, ठीक है ना। चलो, अगर ऐसा है तो मेरे भाई सबसे पहले तो इक्विपमेंट्स के पीछे का एस निकालो। इस इक्विपमेंट का मतलब ये सभी के सभी उपकरण, है ना, और इसकी वर्ब आएगी ट्रेसेस, ठीक है। पहला काम ये करो, या फिर लिख दो पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, इस एस को निकाल के ट्रेस। दोनों ही ठीक है ना, अपने अपने मीनिंग के हिसाब से। अगर पेपर में आए तो इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, एस को निकाल देंगे और वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। इक्विपमेंट की वर्ब होगी ट्रेसेस, कभी भी एस ना लगाएं। चलिए, आज की डोज हो गई है काफ़ी हैवी, मेरे हिसाब से हैवी डोज ही लेकर के आता हूँ। अब एक दिन का रेस्ट देंगे। कल मैं एसएससी की स्ट्रेटजी करवाऊँगा शाम में, आधे पौने घंटे की लंबी स्ट्रेटजी है। ध्यान से समझना कैसे CHSL, CGL और CPO के पेपर को पास करना है, ठीक है। आज का आपका क्विज़ का क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे ब्रेक करके मेरे वाला जो ब्रेक किया हो उससे मैच कर लेना, और फिर उसमें एरर्स को ढूंढ लेना। एरर्स को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, आधे घंटे में मिल जाएंगी। मेरी एरर से अपनी एरर्स को मैच कर लेना, ठीक है। ये ब्रेक किया हुआ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और ढीठ मत बनना, खुद ब्रेक करना। मैंने तो कर दिया, मेरे को तो आता है, तुम्हें भी तो सीखना है ना। ब्रेक करो और फिर इससे मैच करो। बताना कमेंट्स में कितना आप कर पाए, सही किया, एरर को ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाए, वो भी कमेंट्स में बात करेंगे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।